मैं एक व्यापार यात्रा पर मुंबई गया था। मेरे काम का कार्यक्रम केवल 2 दिनों का था, लेकिन मैंने अपने बॉस से 1 दिन की छुट्टी की अनुमति ले ली। मेरी फ्लाइट तीसरे दिन शाम को कोलकाता के लिए थी। कंपनी ने मेरे लिए एक 4 सितारा होटल बुक किया था। होटल बहुत अच्छा था। चेक इन करने के बाद मैं 10वीं मंजिल पर अपने कमरे की ओर बढ़ा। कमरा काफी बड़ा और आरामदायक था। कमरे के एक कोने में बड़ी शीशे की खिड़की से अरब सागर की लहरें दिखाई दे रही थीं। थोड़ी देर बाद मैं होटल की लॉबी में सोफे पर बैठ गया। मैंने वेटर से कॉफी ऑर्डर की और एक मैगजीन उठाकर उसे पलटने लगा। जब मेरी कॉफी आई तो मैंने एक चुस्की ली। तभी एक खूबसूरत लड़की मेरे बगल में आकर बैठ गई। वह अपनी ही बातें कर रही थी और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, क्या आपको कोई परेशानी है? आपको इससे क्या लेना देना? उसने कड़क आवाज में कहा। कुछ समय बाद उसने चुप रहना शुरू कर दिया। मैंने फिर कहा, आप बगल में बैठी हैं और मैं कॉफी पी रहा हूं, ये ठीक नहीं लग रहा। अगर तुम कहने से आपको बुरा लगा तो माफ करें। नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं ज्यादा बोल गई। उसकी आवाज में अब थोड़ी नम्रता थी तो मैंने कहा, इसका मतलब है कि आप मेरी कॉफी के साथ बैठेंगी? मैंने वेटर को इशारा किया कि उसके लिए भी कॉफी लाए। वह मेरी ओर मुस्कुराई। वेटर ने उसकी कॉफी रखी और उसने पीना शुरू किया। उसने कहा, कॉफी अच्छी है, मुझे चाय या कॉफी गर्म पसंद है। क्या आप किसी का इंतजार कर रही हैं? हाँ और नहीं, बस समझ लीजिए कि मैं आपको ही इंतजार कर रही हूं। उसने हंसते हुए कहा। मैं थोड़ा चौंका। उसी समय वेटर कप लेने आया और वह मुस्कुराकर कुछ इशारा किया। मैंने उससे पूछा, आपका मतलब क्या है? सब कुछ यहां जान लेंगे, क्यों ना आराम से चलकर बातें करें। उसने कहा, फिर उठ गई। हम लिफ्ट में थे। तब मैंने पूछा, आप गुस्से में क्यों थीं? पहले कमरे में चलें, फिर बातें होंगी। कमरे में आने के बाद उसने अपना बैग और मोबाइल फोन टेबल पर रखा और सोफे पर बैठ गई। मैंने फिर से पूछा, आप शुरू में गुस्से में क्यों थीं? इस फ्लोर पर दूसरे छोर के कमरे में एक बूढ़े ने मेरा मूड खराब कर दिया। वह कैसे? वह मुझसे अनुचित मांग कर रहा था। उसने कहा कि इसके लिए वह मुझे पैसे देगा। यह मेरे लिए अस्वीकार्य था और मैंने उसके पैसे भी फेंक दिए। उसकी बातें सुनकर मैं दंग रह गया। अब मुझे वेटर का इशारा समझ में आ रहा था। फिर मैंने उसका नाम पूछा तो उसने मुझसे सवाल किया, आप मुंबई के नहीं लगते। आप यहाँ किस लिए आए हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? मैं बस टाइम पास करना चाहता हूं। कंपनी के काम से आया था, वह पूरा हो गया। अब जो मन करे करूं, लेकिन अपना नाम तो बताओ। मुझे कालगर्ल कहते हैं। यह तो मैं समझ सकता हूं, पर तुम्हारा असली नाम तो होगा। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। आप मुझे छाया कह सकते हैं, पर आपसे जो भी होगा उसका रेट वही रहेगा। मैंने समझा कि मुझे सिर्फ टाइम पास करना था और उसकी जिंदगी के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। मैंने कहा, कोई कोल्ड ड्रिंक मंगवाऊं? मंगा लो। हाँ, कुछ सीख कबाब भी चलेगा। तब तक मैं नहा लेती हूँ। बाथरूम में गाउन भी है। इससे अच्छा क्या है, क्योंकि हमाम से निकलकर लड़कियां अच्छी लगती हैं। क्यों, अभी अच्छी नहीं लग रही? नहीं, वे बात नहीं है। नहाने के बाद और भी अच्छी लगोगी। मैंने रूम बॉय को बुलाकर कबाब लाने को कहा। छाया बाथरूम में गई। थोड़ी देर बाद रूम बॉय कबाब लेकर आया। मैंने डिनर भी ऑर्डर कर दिया। मैं न्यूज देखने लगा। तभी छाया बाथरूम से निकली। दूधिया सफेद गाउन में वह वाकई खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा था ना कि आप नहाने के बाद और खूबसूरत लगोगी। हमने कबाब और कोल्ड ड्रिंक का आनंद लिया। अगर आपकी पत्नी को पता चले कि यहाँ क्या चल रहा है तो क्या होगा? वह सवाल डरावना है, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत लंबा सफर तय करना होगा, शायद ताउम्र। आप कल शाम की फ्लाइट से जा रहे हैं। मुझे जानना है कि मर्दों के ऐसे चलन पर पत्नी की क्या सोच होती है। मेरे साथ ऐसी स्थिति नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैं अपनी पत्नी को खो चुका हूं। शादी के समय मैं 27 साल का था और 5 साल बाद उसकी मौत हो गई थी। उसे गए 2 साल हो चुके हैं। ओह, मुझे बहुत खेद है। तब तो मुझे आपका मूड ठीक करना होगा। जैसे ही छाया ने गाउन की डोरी ढीली की, मेरे मन में एक अजीब सा भाव उत्पन्न हुआ। तभी डोरबेल बजी और छाया ने खुद को कंबल से ढक लिया। डिनर आ गया था। टेबल पर मेरे बैग में कुछ सामान है। आप जब चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी क्या है, सारी रात पड़ी है। अगर कल दोपहर तक फ्री हो जाओ तो और अच्छा रहेगा। मैंने कहा, डिनर लोगी? क्या अभी थोड़ा रुक सकते हैं?
तब तक बातें करते हैं। हमने एक दूसरे से अपनी जिंदगी के बारे में बातें की। छाया ने बताया कि वह किस तरह इस स्थिति में पहुंची। उसके परिवार की स्थिति और उसकी छोटी बहन के लिए उसकी मेहनत सुनकर मैंने उसकी सराहना की। आधी रात तक हमारी बातचीत चलती रही। फिर उसने कहा, मुझे अब सोने की जरूरत है। तुम दूसरे बिस्तर पर जा सकती हो, बाथरूम में जाकर कपड़े पहन लो। वह चादर में लिपटी बाथरूम में गई। कुछ देर बाद वह कपड़े बदल कर आई और मुझे गुड नाइट कहकर सो गई। सुबह जब मैंने उठकर देखा तो वह अखबार पढ़ रही थी। गुड मॉर्निंग। आप फ्रेश हो जाएं या पहले चाय लाऊं? पहले चाय बना दो। और क्या तुम शाम 5 बजे तक फ्री हो? मैं फ्री नहीं भी हुई तो भी आपका साथ दूंगी। पहले मैं अपनी बहन को फोन कर दूंगी। नाश्ते के बाद मैंने छाया से पूछा, क्या तुम एलिफेंटा की गुफाएं देखोगी? बेशक। हमने 2 घंटे एलिफेंटा में बिताए। मैंने उसे अपना कार्ड दिया और कहा, मैं आपकी मदद के लिए एनजीओ से संपर्क करूंगा। मेरे पास आपको धन्यवाद देने के सिवा कुछ नहीं है। हम होटल वापस आए। मैंने चेकआउट किया और टैक्सी बुलाई। जब मैं जा रहा था तो मैंने कहा, छाया, मुझे तुम्हें और पैसे देने हैं। थोड़ी दूर तक मुझे लिफ्ट नहीं देंगे? क्यों नहीं। हम एयरपोर्ट पहुंचे। मैंने पूछा, तुम्हें कहां जाना है? बस यहीं तक आपको छोड़ने आई हूं। उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने उसे पैसे दिए तो उसने रोते रोते कहा, मैं तो आपके लिए कोई काम नहीं कर सकी। हीना, तुमने मुझे खुशी दी है। ये पैसे तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद हैं। और जब मैं एयरपोर्ट में गया तो उसने मेरे पैरों को छूकर कहा। मैं कोलकाता वापस आया और हीना के लिए एनजीओ से सहायता मांगता रहा। 6 महीने बाद मुझे पता चला कि एनजीओ ने हीना को सहायता प्रदान की है। एक दिन हीना का फोन आया। उसने कहा, सर, आप जब चाहें मुंबई आ सकते हैं। मुझे हमेशा आपकी मदद की जरूरत रहेगी।